variable. I hope everybody has clear picture of what is global and local variable. किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके. सर. तो मैंने आपसे पूछा था हैश डिफाइन के लिए, उसका आपने देखा? हाँ सर, देख लिया सर, उसका नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? डाउट नहीं क्लियर हो रहा है? चेंज. हाँ, डाउट हो गया क्लियर. वो चेंज करते हैं तो नहीं होता है, मतलब वो जो वैल्यू होती है ना, अच्छा. वो नहीं होती. देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, जब हैश डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो गया, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे कि मैक्रोस कहेंगे? टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट है. जब हम बात कर सर रहे हैं मतलब होता है ग्लोबल. हाँ, ग्लोबल वेरिएबल की जब बात करते हैं तो वो हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल. लेकिन अगर जो भी वेरिएबल को हम हैश डिफाइन से डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14, इसको हम बोलते हैं मैक्रोस. इसको ग्लोबल वेरिएबल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मैक्रोस. ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है. अच्छा, अब मेरा भी एक और क्वेश्चन है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वैल्यू को? कर सकते हैं सर बीच में से ग्लोबल में. ऐसा क्या लिख दें ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कि वो वेरिएबल को हम चेंज ना कर पाए? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बताइए. हम ये चाहते हैं कि हमने जो भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज कर दी, वो पूरे प्रोग्राम में वही कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना हो. तब उसको कैसे करेंगे? नहीं, वो तो मैक्रोज हो गया. हम ग्लोबल वेरिएबल में ही वो करना चाहते हैं. सर 2 टाइम इक्वल्स टू लगाकर. अगर हम उसको डिफाइन कर दें कांस्टेंट. ओके, अगर हमने उसको डिफाइन कर दिया कांस्टेंट तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सर उसका सिंटैक्स. A global variable is a variable you can't change its value unless we make it as constant. C++ में स्टैटिक यूज करते हैं, शायद C में इसको कांस्टेंट ही लिखते हैं, CONSTANT एंड देन INT एंड देन x इक्वल टू 10. ओके. यस सर. सो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था कल, वो किया था रिकर्शन. हमने रिकर्शन का एक एग्जाम्पल देखा था. हमने कहा था कि हम फैक्टोरियल जो फाइंड करते हैं वो रिकर्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो रिकर्शन का एक और प्रोग्राम अभी देखेंगे हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ n नेचुरल नंबर. रिकर्शन का हमने ये भी देखा था कि रिकर्शन में भी हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ेगी. नहीं तो जैसे इनफाइनाइट लूप चलता है वैसे ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा. कल हमने ये डिस्कस किया था ना. यस सर. तो रिकर्शन में भी स्टॉपिंग कंडीशन कुछ होनी चाहिए, अदरवाइज ये तो इनफाइनाइट टाइम तक अपने आप को रिकॉल करता रहेगा, अपने आप को ही कॉल करता रहेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट दिया 10. So sum of n natural number means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on, जहां तक यूजर ने नंबर दिया हुआ है. ठीक है. तो प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio डॉट h. ओके. एंड देन ये स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, int sum int n. इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप. ठीक है. ये फंक्शन का प्रोटोटाइप बता रहा है. इससे क्या होगा,
कंपाइलर जैसे ही यहां पे आएगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा ये सम जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, उसमें पैरामीटर क्या पास हो रहा है, इंटीजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन इज आईएनटी मेन। मेन पे आया ये। यहां पे ये कौन से वेरिएबल है, आईएनटी नंबर एंड रिजल्ट। ये वेरिएबल कौन से हैं, लोकल है कि ग्लोबल है? लोकल है। लोकल वेरिएबल है। लोकल। प्रिंट एफ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड नंबर। यहां पे हमने अब यूजर से इनपुट ले लिया कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर ने 10 दिया। ठीक है, परसेंटेज देन अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू सम नंबर। सम क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन है। ओके, यहां पे हम क्या पार कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं नंबर। फॉर एग्जाम्पल अभी नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, जैसे ही ये लाइन पे आएंगे तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा तो एग्जीक्यूशन आएगा सीधे यहां पे। यहां पे क्या कर रहा है, इफ नम, ये रिसीव किस पे कर रहा है, नम पे, इस नंबर को। ओके, सो इफ नम नॉट इक्वल टू 0, जब तक नम 0 ना हो जाए तब तक क्या करना है आपको, रिटर्न नम प्लस सम n-1। सो नम क्या हुआ, 10 प्लस सम 9, n-1 क्या हुआ, 9 हुआ। ये फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर आया इस पे, अब क्या करेगा, इफ नम नॉट इक्वल टू 0, अभी नम की वैल्यू क्या है, अभी नम की वैल्यू क्या है बताइए, 10। 9 है। सर वो तो लेकिन 10 नहीं होगा। यहां पे आपने क्या किया, नम -1 किया ना, सम 9 हुआ ना ये। ओके, जब मतलब जो लास्ट वाली होगी उसको गिन लेने का। हाँ, यहां पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो। ये सम n-1 क्या हो रहा है, फंक्शन को ही तो कॉल कर रहे हो आप। सम क्या है, एक फंक्शन है। n-1 क्या है, n की वैल्यू 10 थी, 10-1 9। इस फंक्शन को कॉल किया, यहां पैरामीटर क्या पास कर रहे हो, इसको, इस वैल्यू को। ठीक है, अब यहां पे आए नम नॉट इक्वल टू 0, नम की वैल्यू क्या है, 9 है। अब क्या करोगे, रिटर्न नम प्लस सम n-1। तब क्या वैल्यू हो जाएगी, 8। 8। ओके, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, रिटर्न नम प्लस सम n-1। ओके, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये अपने आप ये ऊपर जाएगा। जब नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एल्स कंडीशन पे आएगा। एल्स कंडीशन पे आके ये इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा और ये रिटर्न वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और वही वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट?
इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ये फंक्शन आपका एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. 90 main result equal to some number, and then 90 sum 90 this 90 sum 90 n 90 sum 90 n 90 sum n. Okay, if n not equal to 0, return n plus sum n minus 1. ठीक है. सर ये जीरो प्रिंट करेगा? जीरो क्यों प्रिंट करेगा? हाँ जब n की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो else पे चला जाएगा ना. सर वही पूछ रहा है, वो मतलब वन आएगा मेरे ख्याल से, लगता है वन तक ही करेगा सर. हाँ 9 to 1. हाँ. ओके सर. Initially, the sum is called from the main function with the number passed in argument. Suppose the value of num is 3 initially. During the next function call, the value will become 2, is passed to the sum function. This process continues until num is equal to 0. 1 के बाद क्या हुआ? जैसे ही n की वैल्यू 1 हुई तो sum 0 कॉल होगा. ओके. When num is equal to 0, the if condition fails and the else part is executed, returning the sum of integers to the main function. ठीक है. अब ये बताइए, ये तो हो गया. अब ये बताइए रिकर्शन फंक्शन के थ्रू हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, इसका लॉजिक बताइए. फैक्टोरियल समझे ना आप प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने n दिया 4, हम रिमाइंडर जीरो कर देंगे. 4 रिमाइंडर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया इसका फैक्टोरियल. तो अगर फॉर के लूप से करना है तो कैसे करेंगे? सॉरी, i इक्वल टू n कर दो. I is less than equal to 1, I plus I minus minus. Factorial equal to fact into I. सर ग्रेटर देन नहीं आएगा? हाँ सर, ग्रेटर ग्रेटर देन आएगा 0 ना। करेंगे. लेस देन सॉरी हाँ, ग्रेटर देन आएगा. ट्रू. यहां पे बोल देंगे फैक्ट इक्वल टू 1. ठीक है. ये लूप चलाएंगे, लूप के बाद प्रिंट कर देंगे. ओके. तो ये फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा. अब ये आपको फंक्शन के थ्रू करना है और वो भी रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू. अब बताइए कैसे करेंगे? फॉर से कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया. तो जस्ट लाइक लास्ट वाले में हमने ऐड करा था, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और या नॉट इक्वल टू 0 की जगह हम नॉट इक्वल्स टू 1 पे उसको एंड कर देंगे. ठीक है. सर नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा क्योंकि सर वन प्रिंट कराना है ना. वन को प्रिंट कराना नहीं, हमने कैलकुलेट करना है. अब 1 इंटू समथिंग कर दोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं ना.
किस 2 से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, सो रिकर्शन तो समझ में आया ना। यस सर। तो बेसिकली फैक्टोरियल का अगर देखते हैं तो 0 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा। तो अगर इसको हम रिकर्शन से सॉल्व करना चाहें तो फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज गिवन बाय दिस। द फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट एंड द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो सपोज द यूजर एंटर्ड 6, तो क्या होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 1। okay, the initially the factorial is called from main function with 6 passed as an argument। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में सम का देखा था, उसमें 10 पास किया था, इसमें 6 पास कर दिया। then 5 is passed to the factorial function from the same function। जब उसी फंक्शन के अंदर दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमने उस आर्गुमेंट को एक डिक्रीमेंट कर दिया। ओके, so in each recursive call, the value of argument n is decreased by 1। When the value of n is less than 1, there is no recursion call। So इसका basic program ये है। पिछला प्रोग्राम अगर समझ में आया है तो इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो आपने यहाँ पे रिटर्न 0 तो बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे लिख देते हो INT मेन, तो आप यहाँ रिटर्न 0 लिख देते हो। अगर इसको आप वॉइड मेन लिख दो, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर या ये जो हमने फंक्शन डिफाइन करे फैक्टोरियल, वो लॉन्ग इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर हमने इनपुट इंटीजर ले रहे हैं, हम्म, तो सर वो एरर थ्रो करेगा? ये यहाँ पे हमने तो ये लॉन्ग इंटीजर ही लिया है ना, यस तो ये सर। भी लॉन्ग इंटीजर है। सर उसके अंदर जो हम इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर ले रहे हैं, कहाँ पे ये जो पास कर रहे हैं वैल्यू? INTN। नहीं, ये तो रिटर्न टाइप हुआ ना। ये क्या है, लॉन्ग INT क्या है, रिटर्न है। ओके सर। ये तो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये तो अलग, दोनों अलग चीजें हैं। ओके सर। सर हाँ, सर अगर हम आर्ग्यूमेंट में लॉन्ग इंटीजर डाल दे और रिटर्न टाइप में इंटीजर डाल दे तो एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा। अगर ये आपका प्रोटोटाइप का ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटीजर, ये इंटीजर यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो नंबर आ रहा है ये भी इंटीजर होना चाहिए। यहां इस फंक्शन को आप क्या पास कर रहे हैं, ये n को आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, यस सर। तो यहां क्या पास कर रहे हैं, n को। n क्या है, इंटीजर है, इसलिए यहां पे ये इंटीजर होगा। अगर इसको आप लिख दो लॉन्ग इंटीजर, तो आप इसको भी लिख सकते हो फिर लॉन्ग इंटीजर।
तो और कोई क्वेश्चन या और कोई डाउट? नो सर। ओके, सो रिकर्शन क्लियर है सबको? नाउ अब रिकर्शन हो गया, तो अब बात आती है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम पैरामीटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया ऐड, उसका रिटर्न टाइप है int, उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं हम int a, int b। ओके, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर कोड लिख दिया कुछ स्टेटमेंट्स। अब हम इसको कॉल करते हैं ऐड a, b। ठीक है, तो जब हम ये कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, तो कॉलिंग कैन बी डन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉइंटर्स की बेसिकली। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो भी हमने फंक्शंस के प्रोग्राम देखे हैं इस क्लास में, वो सारे कॉल बाय वैल्यू ही थे। ठीक है, सो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू आपने 10 दी है, b की वैल्यू 20 दी है, तो ये वैल्यू पास हो रही है। ठीक है, जब a और b ऐसे लिख रहे हैं तो ये वैल्यू पास हो रही है, 10 और 20 पास हो रही है। 10 यहां रिसीव होगी, 20 यहां रिसीव होगी। ठीक है, arguments value are passed to the function, the content of the actual parameters are copied into the formal parameter। तो ये कौन से पैरामीटर होते हैं कॉलिंग जहां फंक्शन को कॉल करते हैं? ये होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ये वाले पैरामीटर्स क्या होते हैं जहां फंक्शन को डिफाइन करते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो ये लाइन क्या कह रही है? आर्ग्यूमेंट वैल्यूज आर पास टू द फंक्शन, द कंटेंट ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। इसमें जो वैल्यू है दैट इज 10 और 20, ये इन दोनों पे कॉपी हो जाएगी। यही वैल्यू यहां कैपिटल A और कैपिटल B पे आ जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मैनिफाइड बाय द फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने A को दे दिया 10, B को 20 दिया, ये एक्चुअल पैरामीटर है। फॉर्मल पैरामीटर में ये रिसीव हो गए A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। अब यहां पे फॉर एग्जांपल हमने B इक्वल टू 40 अपडेट कर दिया किसी फंक्शन में, तो ये जो अपडेट है B इक्वल टू 40 वो इस फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये स्मॉल b अभी भी 20 रहेगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। The value of the actual parameter cannot be modified by the formal parameter। So वैल्यू हमने पास की 10, 20, वो रिसीव हुई स्मॉल कैपिटल A और कैपिटल B में। अब इस फंक्शन में जहां पे रिसीव हुई वहां पे हम B को कर दिया हमने 40, तो ये जो चेंज हुआ वो ये चेंज इस स्मॉल b पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। स्मॉल b अभी भी 20 रहेगा। डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो अगर हम स्मॉल a b that is calling the function and then we are saying like add तो ये A के लिए अलग मेमोरी लोकेशन, ये स्मॉल b के लिए अलग मेमोरी लोकेशन, इस कैपिटल A के लिए अलग मेमोरी लोकेशन, इस कैपिटल B के लिए अलग मेमोरी लोकेशन कंपाइलर आपका एलोकेट करेगा। ओके, so different memory is allocated for both actual and formal parameters because value of actual parameters is copied to the formal parameter।
इस पे वैल्यू अगर 10 है, इस पे 20 है, तो वैल्यू कॉपी होगी सिर्फ। ओके, तो ए पे वैल्यू कॉपी होगी बस। यहां तक किसी को कोई डाउट कॉल बाय वैल्यू में? सर हाँ बताइए। अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स को भी अगर स्मॉल केस में लिखे तो लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी। तो भी कोई दिक्कत, आपको एरर थ्रो नहीं करेगा वो। लेकिन आपका जो अपडेशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल ए स्मॉल बी लिख दिया यहां पे, लेकिन यहां पे मान लीजिए आपने बी को अपडेट कर दिया 40, तो ये जो अपडेट आपने किया ना, वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर ये इस यहां पे आप प्रिंट कराना चाहें बी को, तो यहां बी अभी भी 20 ही प्रिंट करेगा। बस ये कहना चाह रहा है, ठीक है? क्योंकि इसका स्कोप कहां पे है? इसका स्कोप जहां इस फंक्शन इसके फंक्शन में है। फॉर एग्जांपल मेन को आप मेन के अंदर आप डिफाइन कर रहे हैं ए और बी को, तो इसका स्कोप कहां तक है? मेन तक है। ओके, तो सेम स्मॉल ए स्मॉल बी आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। और कोई डाउट? ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय वैल्यू तो हमने सारे ही फंक्शन हमने जो अभी तक देखे हैं वो सारे कॉल बाय वैल्यू ही किया है उसमें हमने। सो इन दिस प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल m एंड n आर पास टू द फंक्शन स्वैप। सो बेसिकली ये स्वैपिंग का फंक्शन है, ठीक है? int m इक्वल टू 22, n इक्वल टू 44। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बिफोर मेन m इक्वल टू परसेंटेज d एंड n इक्वल टू परसेंटेज d m कॉमा n। तो बेसिकली m और n को प्रिंट करा रहे हैं यहां पे, ठीक है? स्वैप एक फंक्शन है, तो स्वैप का प्रोटोटाइप यहां डिफाइंड है, ठीक है? जिससे कंपाइलर को पता चलेगा स्वैप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है? नाउ ये फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल सीधे इस फंक्शन पे आएगा। ओके, यहां पे भी देखिए आपने m कॉमा n किया, यहां int a कॉमा int b किया, तो m की वैल्यू 22 a पे आ जाएगी, n की वैल्यू 44 यहां पे आ जाएगी, ठीक है? नाउ प्रिंट एफ बैकस्लैश n वैल्यूज बिफोर स्वैप इन स्वैप फंक्शन a इक्वल टू परसेंटेज d एंड b इक्वल टू परसेंटेज d a कॉमा b। देन आप क्या कर रहे हैं? स्वैपिंग में क्या करना पड़ता है आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल में a को स्टोर किया, a में b की वैल्यू डाल दी, b में टेम्परेरी वेरिएबल को डाल दिया। ओके, प्रिंट एफ बैकस्लैश n वैल्यूज आफ्टर स्वैप इन स्वैप फंक्शन a इक्वल टू परसेंटेज d एंड b इक्वल टू परसेंटेज d a कॉमा b, रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तब आउटपुट चेक कीजिए आप, ये क्या आउटपुट आता है। इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट से क्या आउटपुट आएगा? 22,44। यस सर। इस प्रिंटएफ से क्या आएगा? 22,44। इस प्रिंटएफ sir. से क्या आएगा? 44,22। 44,22। यस सर। इस प्रिंटएफ में देखिए क्या प्रिंट करेगा। इस तो प्रिंटएफ स्वैप कर देगा ना। इस प्रिंटएफ को अपने एंड पे देखिएगा क्या प्रिंट करेगा। सर 22,44 ही प्रिंट करेगा ना? हाँ हाँ, स्वैप नहीं करेगा ना? यस। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर अपडेटेशन m और n की वैल्यूज में नहीं हुआ, a और b में हुआ है। यस। जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देख लेगा, ठीक है?
हमने अभी क्या पढ़ा था यहां पे, डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करेगा एम एन के लिए और ए बी के लिए, ठीक है। जब एम एन और ए बी के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करेगा तो फिर एम में स्टोर किया 22, एन में स्टोर किया 44, और उसकी यहां पे जो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो उसमें एम और एन की वैल्यू को पास कर रहे हैं, एम और एन के एड्रेस को नहीं पास कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो 22 44 पास हो गई, वो स्टोर कहां हुई, ए और बी पे। तो बिफोर स्वैप हमने ए और बी को प्रिंट कराया, तो वो क्या प्रिंट करेगा, 22 44। आफ्टर स्वैपिंग, ये बेसिकली स्वैपिंग के लिए कोड है। आफ्टर स्वैपिंग हमने प्रिंट कराया तो कर देगा 44 22। लेकिन अगर हम फिर से इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एम और एन की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। चेंज कौन सी वैल्यू हुई, ए और बी की, वो तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं एम और एन पे, ठीक है। लॉजिक समझ में आया ये? फिर भी आप एक बार इस कोड को एक बार अपने एंड पे एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Call by value. While passing parameter using call by value, Xerox copy of original parameter is created and passed to the called function. Any update made inside method will not affect the original value of variable in calling function. In the above example, m and n are original values and Xerox copy of these values are passed in the function, and these values are copied into A and B. Okay, as their scope is limited only to function, so they cannot alter the values inside the main function. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस। अब मान लीजिए हमको ऐसा काम करना है कि जो फॉर एग्जांपल हमने मेन डिफाइन किया, यहां पे INT A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, ओके, एंड वी वांट टू स्वैप दिस वैल्यू। ओके, सबसे पहले हमने प्रिंट कर लिया A और B को, ओके। नाउ वी वांट टू स्वैप दिस वैल्यू, तो हमने एक स्वैप का फंक्शन बना दिया, स्वैप A कॉमा B, ओके। सो वॉइड स्वैप कर देते हैं, वॉइड स्वैप, ये प्रोटोटाइप है, ओके। वॉइड स्वैप INT M कॉमा INT N, ओके। and I am printing A and B, percentage D A B, ओके। अब हम एक ये स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, स्वैप INT M कॉमा INT N, ओके। स्वैप का जो भी लॉजिक है टेम्प वैम्प करके हमने यहां पे प्रिंट करा दिया, परसेंटेज डी एम एन, ओके। ये स्वैप का लॉजिक है, स्वैपिंग का, अज्यूम करिए स्वैपिंग का लॉजिक है। अब ये हम इस प्रोग्राम में ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, या बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो A की वैल्यू 10 डिफाइन की है यहां पे और B की वैल्यू 20 डिफाइन की है, जिसको हम पास कर रहे हैं M और N में, जो भी चेंजेस इस फंक्शन में M और N पे हो रहे हैं वो चेंजेस यहां पे भी रिफ्लेक्ट हों। बात समझे आप? जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहां पे स्वैपिंग की, अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, 22 44, यस और नो? यस सर।
हाँ, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो m की वैल्यू 22 है ये भी 44 हो जाए और ये n की वैल्यू जो 44 है ये भी 22 हो जाए। दैट इज जो अपडेशन हम इस फंक्शन में कर रहे हैं वही अपडेशन यहां पे भी हो जाए। तो अगर हमें प्रोग्राम में ये रिक्वायरमेंट है तो हम यूज करते हैं फिर कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज, हम जैसे यहां पे वैल्यू पास कर रहे थे ना, उसकी जगह हम एड्रेस को पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और m n फंक्शन में ले रहे थे। तो ये वैल्यू 10 m पे जा रही थी, b n पे जा रही थी, दैट इज equal to 10 and this will equal to 20. Okay, instead of this, if we pass on the address, memory address of this a variable a and memory address of variable b, okay, using pointers, then we can, if we are doing any updation on this variable or this variable inside the function, this would be reflected back into these variables. Okay, so in call by reference method, the address of the variable, that is basically the pointer, is passed to function as parameter and not the value. इसका a का एड्रेस पास किया जाएगा, b का एड्रेस पास किया जाएगा, ठीक है। The value of the actual parameter can be modified by the formal parameter. ये डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द फॉर्मल पैरामीटर, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय द फॉर्मल पैरामीटर। सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ एक्चुअल एज वेल एज फॉर्मल पैरामीटर। जो मेमोरी लोकेशन ए की है, बी की है, वही सेम यहां m और n यूज करेगा, ठीक है। सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस ओनली एड्रेस इज यूज्ड बाय बोथ पैरामीटर्स। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, दोनों एक्चुअल के लिए अलग मेमोरी लोकेशन बनती थी, फॉर्मल पैरामीटर के लिए अलग मेमोरी लोकेशन बनती थी। यहां पे क्या हो रहा है, सेम मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो जो भी अपडेशन यहां पे होगा वो सीधे मेमोरी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इन दिस वी कैन सी एग्जांपल, like in this program the address of the variable m and n are passed, m equal to 22, n equal to 44। ये जो and यूज करते हैं पॉइंटर्स में, ये रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को। तो बेसिकली यहां पे एंड m एंड n यूज कर रहे हैं कॉल करते हुए फंक्शन को, तो ये बेसिकली n और m का एड्रेस हम पास कर रहे हैं। जब हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो स्टार यूज करते हैं, तो int स्टार a, int स्टार b, तो ये स्टार डिनोट कर रहा है कि ये a एंड b आर पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर्स हम जब पढ़ेंगे एक्सप्लिसिटली तो वो बेटर क्लियर होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको समझ लिए कि स्टार से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस डिफाइंस दैट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, एंड के थ्रू हम एड्रेस पास करते हैं, ये जो एंड है। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, स्वैप एंड m एंड n, तो m और n मेमोरी एलोकेट की थी। फॉर एग्जाम्पल ये m है और ये मेमोरी n है, तो इसका एड्रेस 001 है, इसका एड्रेस 010 है, तो ये एड्रेस अब हमने पास ऑन कर दिया। n में ये बोल रहा है 22 है, ये 44 है। ओके, कॉल बाय वैल्यू में क्या करते थे, इस वैल्यू के पास करते थे। ओके, यहां पे क्या कर रहे हैं, हम इस एड्रेस को पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिसीव हो रहा है ए और बी पे, ठीक है। अब हम मैनिपुलेशन क्या कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इस मेमोरी एड्रेस पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है।
So printf value before the swap and in the swap function a equal to percentage d and b equal to percentage d star a star b. Okay. अब ये स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ओके. नाउ printf वैल्यू आफ्टर स्वैप इज दिस. तो अब a की वैल्यू हो गई 44, b की वैल्यू हो गई 22. ओके. अब इस printf में अगर प्रिंट कराइएगा तो आपको वैल्यू आएगी 44 22. ओके. तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. So in this, the values are not copied to the formal parameters a and b in the swap function because they are just holding the address of those variables. This address is used to access and change the value of the variables. So call by value, while passing the parameter using call by address scheme, we are passing the actual address of the variable to the function. Any updates made inside the called function will modify the original copy since we are directly modifying the content of the exact memory location. So difference of call by value and call by reference is, in call by value, the value of the variable is passed to the function. In call by reference, instead of value, what we are passing the address of the variable. Okay. The address of the variable, that is pointer, is passed to the function as parameter and not the value. Then argument values are passed to the function to the content of actual parameter are copied into the formal parameter. इसमें copy होता था. Instead of copy, the address of the variable is sent to the call function. In call by value, the value of the actual parameter cannot be modified by the formal parameter. In call by reference, the value of the actual parameter can be modified by the formal parameter. In call by value, different memory is allocated for both actual and formal parameters because value of actual parameter is copied to formal parameter. In call by reference, same memory is used for both actual and formal parameters since only address is used by both parameters. In call by value, creates a new memory location for use within a subroutine. This memory is freed once it leaves the subroutine. Changes made to the variable are not affected outside the subroutine. In call by reference, passes the pointer to the memory location. Changes made to the variable within the subroutine affects the variable outside the subroutine. So इसमें हम call by value और call by reference में क्या क्या हो सकता है? We can also pass a whole array in a function. Okay? हम क्या क्या पास करते हैं? हम array भी पास कर सकते हैं as a parameter into the function. We can pass a whole array as a parameter in function using call by reference. The name of an array is a pointer, okay, to the first element of the array. So array है आपका, ये आपका array है. तो इस array में ये index 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो इस इंडेक्स 0 के एड्रेस को अगर हम पास कर देंगे तो हम बेसिकली पूरे एरे को ही हमने पास कर दिया, क्योंकि अगर हमें पता है एरे इज ऑफ साइज इंटीजर और यहां इसका एड्रेस है 100, तो नेक्स्ट का एड्रेस क्या होगा 102. इसके बाद वाले इंडेक्स 2 का एड्रेस क्या होगा 104. 3 का क्या होगा 106. ओके. So if we pass the name of the array as an argument, we are effectively passing the whole array as an argument. Naturally, passing an address of an array is called as call by reference. Okay. Now returning, दूसरा केस क्या हो सकता है? हम array को रिटर्न करें, तो एरे को हम रिटर्न भी कर सकते हैं सेम, फिर आपको वही पॉइंटर यूज करना पड़ेगा. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट अलाउ टू रिटर्न अ होल एरे फ्रॉम अ फंक्शन. ओके. हाउएवर, वी कैन रिटर्न अ पॉइंटर टू द
base address, that is address of the first element of the array from the function like any basic data type. तो ये 0th index वाले element का address return कर देगा. We should not return base parameter pointer of local array declared inside the function, because as soon as the control will return from the function, all local variable gets destroyed and it will have a garbage value. Okay? If we want to return a local array, then we should declare it as a static variable, so that it retains its value after function is called. So this is all for the functions. So if you have any doubt, do ask me questions.